अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोगों ने वी टॉक्ड अबाउट बेसिकली लूप इक्वेशंस। हमने कुछ एग्जांपल्स की थी, और मैंने मेरे ख्याल से दो सवाल आप लोगों को भी करने के लिए दिए थे। सो लेट्स फर्स्ट गो ओवर दोज और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये कुछ हमने सवाल किए थे। ये भी एक सवाल किया था, एंड देन आई थिंक दिस वाज द लास्ट वन दैट वी डिड। और मैंने आप लोग को ये सवाल ख़ुद से करने के लिए दिए थे। तो ज़रा 1 मिनट लास्ट टाइम का रिवाइज़ करके ये सवाल ट्राई कर लें, तो आप लोग को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, आप लोगों को लास्ट टाइम का याद है। सो ये भी एक पास पेपर का सवाल ही है। रेफरेंस आई डोंट नो व्हाट इट इज़, आई थिंक इट्स समथिंग लाइक 2009, काफ़ी पुराना सवाल है। तो ये ज़रा देखना स्टार्ट करें। याद रखें, लूप इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, क्या रूल्स होते हैं उसके। अच्छा, so सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद पार्ट वन। यूज Kirchhoff's laws to state the relation between currents I1, I2 and I3. सो एक जंक्शन बी मुझे मार्क करके दिखाया हुआ है। आई थिंक दिस इज द इजीएस्ट वन टू लुक एट। तो बताएं क्या इक्वेशन होगी। सो बी पे कौन से करंट्स आ रहे हैं? I1 आ रहा है, I2 आ रहा है। कौन सा जा रहा है? I3 जा रहा है। सो KCL इक्वेशन कैसे लिखते हैं? सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इक्वल सम ऑफ करंट्स लीविंग। सो एट बी I1 इज कमिंग इन, I2 इज कमिंग इन and I3 is leaving. So I1 plus I2 equals I3. अच्छा, अब ये लूप देखें जिसकी बात ये कर रहा है, बी सी एक्स वाई बी। सही, तो ये KVL इक्वेशन बेसिकली आपसे पूछ रहा है। अच्छा, फिर यहाँ पे दो करंट्स जा रहे हैं। मेरा पहला सवाल आप लोगों से, क्या करंट्स की डायरेक्शन क्लैश कर रही है? नो no. देखें, I2 जैसे जा रहा है, I3 भी तो उसी सेंस में चल रहा है। सो करंट डायरेक्शंस आर नॉट क्लैशिंग हियर। सही है। सो यहाँ पर आपका करंट यूं फ्लो कर रहा है। अच्छा, अब आप देखें कि आपका करंट E2 के नेगेटिव टर्मिनल में दाखिल हो रहा है, तो इसको नेगेटिव लेंगे या पॉजिटिव? इन द KVL इक्वेशन विच सेज सम ऑफ EMF इक्वल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, तो इसको पॉजिटिव ही लेंगे। सही है, ये हमने रूल्स लास्ट टाइम पढ़े थे। और यहाँ पे आपके पास क्या पोटेंशियल ड्रॉप्स है? एक है I3R, दूसरा है I2R। तो आप लिख देंगे E2 इक्वल्स I3R प्लस I2R। सही है। अच्छा, अब ये वाला लूप देखें, ABCXYZA, तो मतलब ये बड़े वाले लूप की बात कर रहा है। सही है। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जो सवाल किए थे, हमने भी एक ऐसा एग्जाम्पल किया था जो मेरा हाथ का लिखा हुआ था, जिसमें हमें ये बड़ा वाला लूप कंसिडर करना था। सही है। द फर्स्ट थिंग यू चेक इज स्टिल द सेम। सो पहली चीज़ आप चेक करेंगे, क्या करंट का डायरेक्शन यहाँ क्लैश कर रहा है बड़े वाले लूप में? करंट डायरेक्शन इज क्लैशिंग, यस और नो? I1 यूं आ रहा है और I2 उसके सामने से आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ डायरेक्शन क्लैश कर रहा है। आपकी मर्जी है, आप किसी भी एक का डायरेक्शन अज्यूम कर लें। सो फर्स्ट करें, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो मैं कहता हूँ चलो यार I1 का डायरेक्शन ले लेते हैं। सो I1 का अगर डायरेक्शन लिया तो आप पहले तो EMFs की बात कर लें।
तो यहाँ करंट इसके नेगेटिव में दाखिल हो रहा है, इसको पॉजिटिव लेंगे, और ये वाला करंट इसके पॉजिटिव में दाखिल हो रहा है तो इसको नेगेटिव लेंगे. सो द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन बिकम्स E1 माइनस E2. सही है. अच्छा, अब हम देखते हैं क्या क्या पोटेंशियल ड्रॉप्स हैं, क्या क्या वोल्टेजेस हैं बेसिकली. तो देखें, इसके थ्रू I1 जा रहा है और इसके थ्रू भी I1 जा रहा है, बिकॉज दिस इज वन सीरीज सर्किट, राइट. इन तीनों चीज़ों के थ्रू सेम ही करंट जा रहा है, तो ये भी I1R, ये भी I1R. अच्छा, और इसके लिए क्या लिखूंगा? I2R. और भी कुछ आएगा? देखें, मैंने डायरेक्शन किसका लिया? I1 का. तो रूल क्या कहता था? If currents marked a clashing in direction go with any one, potential difference due to the other current will be taken as negative. तो जहां पे मेरे पास ये I2 आ रहा था, या क्या था, I3 था, जो भी था, I2 आ रहा था, तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस को माइनस I2R लिख देंगे. तो उसका I1R, इसका I1R, विच मेक्स इट 2I1R, और I2 वाले को माइनस I2R. सही है. सो ये वाले पार्ट्स आपके ऐसे होने थे. अच्छा, ये वाला पार्ट भी मैंने दिया था, ये आप लोग अपने तौर पे कर सकते हैं. ये वाले हम लोगों ने क्लास में किए थे. अच्छा, अब हम लोग ज़रा आगे चलते हैं कि सर्किट सिंबल्स वगैरह की तरफ. तो पहला जो एक सॉर्ट ऑफ आइडिया था, ये हमने साइड पे कर दिया, किरचॉफ्स लॉज का. सर्किट सिंबल्स, इसको देखते रहें, मैं आप लोगों को नोट्स में भी ये भेज दूंगा. दीज आर ऑल द सिंबल्स यू आर सपोज टू नो. सही है. एमसीक्यू में कभी कभी एग्जामिनर जो लेसर नोन, लेसर यूज सिंबल्स होते हैं वो उठा के फेंक देता है. तो इलेक्ट्रिक बेल, बजर, माइक्रोफोन, व्हाट दीज लुक लाइक, यू नीड टू नो दीज. कुछ से तो हमारा बहुत ज़्यादा वास्ता पड़ता भी रहता है, तो ये जो कुछ खास खास हैं ये याद रख लें. ऑसिलोस्कोप का देख लें. बाकियों से तो हमारा वास्ता काफ़ी उससे पड़ चुका है, काफ़ी उससे अब पड़ेगा. अच्छा, अब हम ज़रा बात करते हैं अबाउट रेजिस्टर्स इन सीरीज़. ठीक है. अच्छा, रेजिस्टर्स इन सीरीज़ का आइडिया मैं ज़रा यहाँ लिख दूँ क्या होता है. देखिए, उसूलन आइडियाज़ वही सारे हैं जो ओ लेवल्स में थे, बट व्हाट्स एडिशनल इन ए लेवल्स इज़ यू कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टर्स इन सीरीज़. सही है. तो फ़र्ज़ करें, और हम सबको ही पता होगा कि रेजिस्टर्स इन सीरीज़ को कंबाइन कैसे करते हैं, लेकिन इसका एक्सप्रेशन कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे डिराइव होगा, इसकी ज़रा बात कर लेते हैं. तो समझिए कि ये आपका कोई EMF सेल है. लेट मी कॉल दिस E, एंड लेट मी से दैट यहाँ पे कुछ रेजिस्टर्स लगे हैं. ठीक है. So let's say there are a couple of resistors here. ठीक है. सो कुछ इस तरीके से कहानी चल रही है. एक नॉर्मल सा सर्किट, अगेन जो आप लोग ओ लेवल्स में ऑलरेडी देखते आए हैं. सो ऐसा कुछ बन रहा है, और एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका रेजिस्टेंस है R2, इसका रेजिस्टेंस है R3, और सवाल कुछ ऐसा कहेगा, यूजिंग किरचॉफ्स लॉज derive an expression for the combined resistance या effective resistance. सही है. और आपको पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इसको, अगर जिन्होंने ये ऑलरेडी चैप्टर पढ़ा हो, तो इन लोग आपको इसका एक्सप्रेशन दे देते हैं कि भाई आपने क्या डिराइव करके दिखाना है. अगेन ओ लेवल से ये कोई नई बात नहीं है, आपको ऑलरेडी पता भी होगा कि सीरीज़ रजिस्टर्स का जो
कॉम्बिनेशन होता है, उसमें आप इन सबको ऐड करते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस वुड बी R1 प्लस R2 प्लस R3. बट वॉट आई एम मोर इंटरेस्टेड इन टीचिंग यू गाइज टुडे इज हाउ दिस वर्क्स. अच्छा, अगर मैं किरचॉफ्स के लॉ से स्टार्ट करूं तो फ़र्ज़ करें कि ये जो R1 R2 R3 है, तो इसके हिसाब से यहाँ कोई वोल्टेज ड्रॉप्स के नाम दे देता हूँ V1 V2 V3. सही है. अच्छा, कैन यू गाइज टेल मी द KVL, अगर मैं KVL लगाऊं इस लूप पे तो क्या इक्वेशन बनेगी लिंकिंग E V1 V2 V3, क्या इक्वेशन बनेगी? क्या इक्वेशन बनेगी? V1 प्लस V2 प्लस V3. सही है. ये हमने क्या यूज़ किया? ये हमने बेसिकली यूज़ किया KVL, सेकेंड लॉ. अच्छा, और क्या मैं कर सकता हूँ? मुझे पता है कि यहाँ से जो करंट निकलेगा I, यही करंट इसके थ्रू भी जाएगा, इसके थ्रू भी जाएगा, इसके थ्रू भी जाएगा. सो बेसिकली आई कैन से दैट द करंट इज द सेम इन ऑल ऑफ द कंपोनेंट्स. सही है. तो फर्ज करें अगर मैं इसको नाम दे दूं I1, इसको नाम दे दूं I2, इसको नाम दे दूं I3, तो I तो सब में सेम है. इन अ वे दिस इज KCL. क्या आपने ये कहा कि भाई करंट सबके थ्रू ही सेम जा रहा है ना, क्योंकि कोई जंक्शन ही नहीं है, करंट स्प्लिट ही नहीं हो रहा, तो ये KCL है. तो आपने किरचॉफ के दोनों लॉज लिख लिए, अब आपको कंबाइंड रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन चाहिए. अच्छा, तो देखिए कंबाइंड रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि भाई अगर मैं इन तीनों को मिलाकर एक रेजिस्टर बना दूं जिसके अक्रॉस वोल्टेज E हो, जिसके थ्रू करंट I हो, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, राइट. सो लेट मी कॉल दिस इक्विवेलेंट रेजिस्टर RT. तो E की जगह जो बेसिकली आपका EMF है, कैन आई से दिस इज बेसिकली I टाइम्स RT, राइट. तो E जो EMF था वही यहां पे आ रहा होगा ना एक रेजिस्टर के अक्रॉस, राइट. So can I say this is I times the resistance of this combined resistance RT. ठीक है. तो ये जो है आपके पास आ गया. अब इसी तरीके से मुझे बताएं V1 की जगह क्या कह सकता हूं? V1 की जगह आई कैन देन से IR1. V2 की जगह क्या कह सकता हूं? IR2. V3 की जगह क्या कह सकता हूं? IR3. व्हाट्स द फाइनल स्टेप? यहां से भी I को फैक्टर आउट करूं, R1 प्लस R2 प्लस R3. यहां से भी अगर I को इसी तरीके से अलग करके लिखूं, RT, I cancel. What are we left with? The formula RT equals R1 plus R2 plus R3. यहाँ तीन टर्म्स क्यों आ रहे हैं? क्योंकि तीन ही रेजिस्टर्स थे. अगर और रेजिस्टर्स होते तो और टर्म्स भी आते. इस वजह से मैंने आगे डॉट 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 करके लिख दिया है. एंड दिस इज बेसिकली व्हाट यू गेट. सही है. तो इसकी डेरिवेशन कुछ ऐसे काम करेगी. सही है. अच्छा, अब मैं इसके बारे में कुछ बातें लिखता हूँ. सम माइट सीम वेरी ऑब्वियस हियर बट दे आर गोइंग टू बी यूज व्हेन वी टॉक अबाउट पैरेलल रेजिस्टेंसेस, और वहाँ पे शायद चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होंगी. तो एक बात तो मैं ये कह सकता हूँ दैट द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज is the sum of individual resistances. सही है. यानी अलग अलग सारी रेजिस्टेंसेस को सम कर दूं तो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाता है. अगेन ये O लेवल से ही डायरेक्टली आइडिया फॉलो थ्रू करता है. नाउ आई राइट अ स्टेटमेंट हियर व्हिच माइट सीम वेरी ऑब्वियस. इज दिस
the total resistance is greater than the largest resistance. अच्छा, अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि फ़र्ज़ करें अगर आपके तीनों रेजिस्टर्स थे 1 ओम, 10 ओम और 100 ओम, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा? 100 प्लस 10 110 और 111। अच्छा, तो आपका सबसे बड़ा रेजिस्टर कौन सा था? 100। ऑब्वियसली आपने बाकियों को ऐड किया है तो टोटल सबसे बड़े रेजिस्टर से बड़ा आ रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, इफ a resistor is added in series to a circuit, तो मतलब कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई है आपके सर्किट में ऑलरेडी, और अगर आप उसमें एक और रेजिस्टर सीरीज में लगा देते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज ही करेगा। क्योंकि देखें ना, जो भी आपका एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस था, अगर उसमें कोई नई चीज़ सीरीज में लगी है तो मतलब रेजिस्टेंस ऐड हुई है, सो टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। एंड अगेन, क्योंकि आपने ये ऐसी बातें ओ लेवल्स में भी पढ़ी हैं, सो यू माइट ऑल्सो से कि भाई अगर टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो करंट को क्या होगा? करंट डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा, अनदर स्पेशल केस इज ऑफ समथिंग लाइक दिस, जहां आपके पास रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हों। सही है। सो इन द केस ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स क्या होगा? लेट्स से आई हैव n identical resistors of resistance R। तो हर किसी का अगर रेजिस्टेंस कैपिटल R है और आपके पास ऐसे n रेजिस्टर्स लगे हैं, तो उस केस में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ज़रा इसकी बात कर लेते हैं। तो देखें, बेसिकली उस केस में क्या होगा? R1 R2 R3 नहीं होगा, R प्लस R होगा, अ टोटल ऑफ n टाइम्स, राइट? सो अगर हम किसी चीज़ को n टाइम्स ऐड कर रहे हैं, isn't that the same thing as basically multiplying that thing by n, राइट? तो अगर हम इसकी बात करें, अगर if you have n identical resistors of resistance R, so I can say कि the total resistance in this case would be n times R। सही है। तो अगर 100 ओम के 5 रेजिस्टर लगे हैं तो आपने 100 प्लस 100 प्लस 100 करने से आसान, आपने सीधा 5 टाइम्स 100 कर दिया। ठीक है। तो ये भी एक और काम की चीज़ है जो कि इन द केस ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इट कम्स इन हैंडी। ठीक है। मैं ज़रा जूम आउट कर देता हूँ एंड आई टेक 1 मिनट पॉज हियर जस्ट टू सी कि सबको समझ आ रहा है। सही है बच्चों, ये आप लोग सबको समझ आ रहा है? एनी क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस, आगे चलें। चलें। अच्छा, अब मैं ये करूँगा कि मैं ये एग्जाम्पल जो मैं वैसे ओ लेवल्स में कराता हूँ वो मैं यहाँ कराऊँगा, एडिंग पार्ट्स इन वेयर नीडेड अकॉर्डिंग टू द AS सिलेबस। ठीक है। सो हम लोग ये करते हैं, बल्कि नहीं, इसमें कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है अभी के लिए, जस्ट दिस बेसिक इज़ ऑल्सो फाइन। अच्छा, कॉपी करने से ज़्यादा समझने पे, इसकी प्रैक्टिस पे जोर दें। सो ये एक सर्किट है।
सो फॉर द सर्किट बिलो फाइंड, और इसने काफ़ी सारे पार्ट्स दिए हैं, टोटल रेजिस्टेंस, करंट, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, power supplied by the cell, power dissipated through the 100 ohm, energy dissipated through the 200 ohm in 0.5 minutes, and so on and so forth. ठीक है, अब मैं पार्ट ए से स्टार्ट करता हूँ. तो बताएं टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? आसान सा पार्ट. इट्स गोइंग टू बी द सम ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस. तो क्या तीन रेजिस्टर्स लगे हैं? 100, 200 और 300. So 300, 200, 500 और 100 becomes 600 ohms. ठीक है. अच्छा, तो आपने क्या किया कि इन तीनों को आपने बेसिकली रिप्लेस कर दिया विद वन 600 ohm resistor and everybody else can just go away. राइट? अब देखें 12 वोल्ट अगर 600 ओम के अक्रॉस आ रहा है, क्या मैं करंट मालूम कर सकता हूं? आई कैन. सो V इक्वल्स आई आर, या अगर मैं I को सब्जेक्ट बनाऊं सो I इक्वल्स V ओवर टोटल रेजिस्टेंस. सो टोटल वोल्टेज इज द EMF बेसिकली, और कितने रेजिस्टेंस के अक्रॉस अपेयर होगा? 600 के अक्रॉस. सो 12 ओवर 600, आप लोग खुद से ये करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा. 12 ओवर 600 ये कितना आता है? .02 एम्पेयर्स. ठीक है. अच्छा, पार्ट सी, वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टर. अब ये कैसे करेंगे? मुझे पता है कि ये एक सीरीज सर्किट है, सो सबके थ्रू ही सेम करंट जा रहा है. तो अगर मुझे करंट पता है, रेजिस्टेंस पता है, मैं V इक्वल्स आई आर यूज करके सबके वोल्टेजेस निकाल लेता हूं. V 100 करूं तो वो I इज 0.020 और रेजिस्टेंस कितना है? 100. राइट? सो यहां से वोल्टेज कितना आ जाएगा? 2 volts. दिस इज द वोल्टेज अपेयरिंग अक्रॉस दी 100 ohm. ठीक है. अच्छा, हाउ अबाउट V 200? अगेन IR, इसके थ्रू भी करंट 0.20, लेकिन इसके थ्रू वोल्टेज, इसके जो रेजिस्टेंस है सॉरी, दैट्स 200. सो यहां क्या आ जाएगा? 4 वोल्ट. अच्छा, मेरा एक सवाल, देखते हैं किसका दिमाग कितना एक्टिव है एट दिस पॉइंट, और AS इलेक्ट्रिसिटी में लाजमी तौर पे होना चाहिए. कैन आई समहाउ फाइंड दी वोल्टेज अक्रॉस द 300 विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला अगेन? कितना होगा यहाँ पे वोल्टेज 300 के अक्रॉस? चार्ट इज ओपन बाय द वे. यहां 2, यहां 4, तो यहां पर 6. एक तरीका तो है कि आप KVL यूज कर लें. राइट? दूसरा तरीका है जो आप लोगों ने ओ लेवल्स में शायद पढ़ा होगा, रेशो मेथड कहते थे आप लोग, विच इज दिस कि भाई अगर 100 ओम के अक्रॉस 2 वोल्ट आ रहा है, डबल द रेजिस्टेंस के अक्रॉस डबल द वोल्टेज आ रहा है, तो ट्रिपल द रेजिस्टेंस के अक्रॉस ट्रिपल द वोल्टेज आएगा. तो इसी तरीके से आपका V300 जो है वो 6 वोल्ट आ रहा है. दैट्स द कूल थिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी. इन ओ लेवल्स द एग्जामिनर वाज नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट कि आप कौन से मेथड से अपना जवाब ढूंढते हैं, लेकिन आप लोगों ने इतना AS पढ़ा है कि आप लोगों को पता है कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में वो कहता है बाय रेफरेंस टू दिस थिंग एक्सप्लेन. तो अब वो ऐसी चीज करेगा, वो आपसे इलेक्ट्रिसिटी में आपको अब हर तरीका आना चाहिए. सही है. अच्छा, सो KVL क्या है बेसिकली कि अगर आप 2 + 4 + 6 करें, दिस इज टर्निंग आउट टू बी 12 volts, which is basically the EMF. What else do you see? You also see something related to the idea of series circuit, जो हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा और ओ लेवल्स में भी आपने पढ़ा होगा. जो बड़ा रेजिस्टर है उसका अक्रॉस वोल्टेज भी ज्यादा आ रहा है क्योंकि करंट कांस्टेंट है. राइट? इन सीरीज सर्किट दिस इज हाउ इट वर्क्स. सो वोल्टेज is proportional
to resistance in a series circuit since current is constant. ठीक है, अभी तक ये ओ लेवल्स के ही पार्ट्स चल रहे थे, कुछ भी इसमें नया नहीं था. अच्छा आगे चलते हैं. अच्छा, बाय द वे, पार्ट सी वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर, सम पीपल माइट ऑल्सो चूज टू डू इट विद अ टूल जो कि हम आगे पढ़ेंगे, नोन एज वोल्टेज डिविजन. सही है, उससे भी कर सकते हैं. उसका फ़ायदा ये है कि उसमें आपको करंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर ये पार्ट नहीं पूछा होता और डायरेक्ट ये पूछा होता, देन वोल्टेज डिविजन इज ईजियर. ठीक है. अच्छा, पार्ट डी, पावर सप्लाइड बाय द सेल. अब पार्ट डी कैसे करेंगे? पूछ रहा है कि सेल कितना पावर सप्लाई करता है. अच्छा, ऐसा सवाल आपसे ओ लेवल में पूछा नहीं जाता था, बट इट्स नथिंग बिग हियर. अच्छा, सेल के केस में अभी हम जो सेल पढ़ रहे हैं इसमें कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, राइट? तो पावर के कौन से फॉर्मूले हैं? वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर ओवर आर. तो ना ये यूज कर सकता हूं ना ये यूज कर सकता हूं, रेजिस्टेंस तो पता ही नहीं है, सीधा सीधा ये यूज करते हैं इन एवरी केस वेयर यू हैव टू फाइंड पावर सप्लाइड बाय द सेल. सो क्या आपको पता है सेल का वोल्टेज कितना है? यस. क्या आपको पता है सेल कितना करंट प्रोवाइड कर रहा है? यस. यू जस्ट मल्टीप्लाई देम. सो सीधा सीधा P इक्वल्स वी आई यूज किया. वोल्टेज इज 12. करंट को अभी ऊपर भी कैलकुलेशन में इस्तेमाल किया 0.020. इसका जवाब बताएं कितना आता है? .24 वॉट्स. ठीक है. अच्छा, अगले पार्ट में ये पूछता है पावर डिसिपेटेड थ्रू द 100 ओम एंड सम पीपल हैव प्रॉब्लम्स विद दिस एज वेल. वो ये सोचते हैं कि यार मेरे पास तो 3 फॉर्मूलाज हैं, वी आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर ओवर आर. कौन सा यूज करना चाहिए यहाँ पे और क्यों? So let's say 1, 2, 3. कौन सा यूज करूं और क्यों? देखें, आपको इस चीज में थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी में अलर्ट होना पड़ेगा कि आपको क्या चीजें पता है फॉर ए सर्टेन कंपोनेंट. मैं अगर सोचूं तो मुझे तो अब इस कंपोनेंट के बारे में सब कुछ पता है. रेजिस्टेंस तो दिया हुआ था सवाल में, करंट ये रहा, वोल्टेज ये रहा, तो मेरी मर्जी है. वी आई आर तीनों इंपॉर्टेंट चीज़ों में से मुझे सभी तो पता है, मेरी मर्जी है मैं क्या इस्तेमाल करूं. मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं ना यूज़ करूं स्क्वायर ऑन माई कैलकुलेटर, तो लेट से मैं वापस से P इक्वल्स वी आई यूज़ करता हूं. अच्छा, इस बार जो वोल्टेज आएगा 100 ओम के अक्रॉस वो ऑब्वियसली 12 नहीं आएगा, सीरीज सर्किट है तो वो तो इन तीनों में बटा था. तो जो वोल्टेज यूज़ करेंगे वो ये वाला है और जो करंट यूज करेंगे वो ये रहा. सो 2 इंटू 0.20, दिस इज गोइंग टू बी 0.04 वॉट्स. ठीक है. अच्छा, यहां पे मैं ये चीज नहीं करा रहा हूं जस्ट टू सेव टाइम, यू गाइस कैन ट्राई दिस आउट ऑन योर ओन. वो ये कि मैंने अभी जो निकाला है ये P निकाला है अक्रॉस द 100, राइट? अगर मैं इसी तरीके से P200 निकालूं, इसी तरीके से P300 निकालूं और इन सब को अगर वापस सम करूं, आई विल गेट द पावर सप्लाइड बाय द सेल. तो कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी का एक तो वोल्टेज वाला तरीकेकार भी है और एक पावर वाला तरीकेकार भी है. सही है, मैं आपको ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूं. अच्छा, पार्ट एफ, पावर सॉरी एनर्जी कहा था उसने, डिसिपेटेड थ्रू द 200 ओम इन 0.5 मिनट्स. अब देखें, वापस मुझे V भी पता है, I भी पता है, R भी पता है, तो मेरी मर्जी है मैं जो भी यूज़ करूं.
Let's say for the sake of variety, this time I use a different one. सही है. फर्ज करें मैं यूज करता हूँ वन ऑफ द लेसर यूज्ड वंस. मैं निकाल रहा हूँ एनर्जी अक्रॉस द 200. सो वी स्क्वायर ओवर आर पावर हो गया. एनर्जी चाहिए तो सिर्फ टाइम से मल्टीप्लाई करना है. 200 के अक्रॉस वोल्टेज यहां निकाला हुआ 4 ओम 4 वोल्ट. तो 4 स्क्वायर रेजिस्टेंस इज 200. टाइम है आधा मिनट, तो कितने सेकंड? 30 सेकंड. अब आप ये निकालें. सो दिस शुड बी 2.4 जूल्स. ठीक है. एक बार ये एग्जाम्पल सुकून से देख लें और अगर कोई सवाल हो तो पूछें, नहीं तो हम आगे जाएंगे. नो क्वेश्चंस? चलें. अच्छा, अब आ जाते हैं टूवर्ड्स रेजिस्टर्स इन पैरेलल. सही है. अच्छा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हम इसकी अच्छी खासी बात कर चुके हैं कि रेजिस्टर्स इन पैरेलल की शक्ल कैसे कैसे नज़र आती है. आई जस्ट गो विद वन रिलेटिवली सिंपल सॉर्ट ऑफ कॉम्बिनेशन. अच्छा, मैं ऊपर से ज़रा कॉपी पेस्टिंग कर लेता हूँ पहले. कहने को यूं भी घुमा सकता हूँ, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है. काम करते हैं, ऐसे कर लेते हैं. अच्छा, फिर से 3 रेजिस्टर्स. ठीक है जी. सो अगेन दिस इज़ माय वोल्टेज सोर्स ई. फ़र्ज़ करें कि ये आपके कोई रेजिस्टर्स हैं. R1 इन हाइंडसाइट आई शुड हैव केप्ट मोर स्पेस, R2 और R3. ठीक है. अगेन द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली द सेम एज बिफोर. तो वो आपसे कहता है कि यूजिंग किरचॉफ्स लॉज डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कंबाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दीज रेजिस्टर्स. अगेन आप लोग क्योंकि ओ लेवल से पढ़ के आए हैं तो आपको ऑलरेडी आइडिया है कि इन्हें कैसे कंबाइन किया जाता है. राइट. सो वन पॉसिबल फार्मूला इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इक्वल्स 1 over the total resistance. सही है. Product over sum, please don't say it because it only applies for 2 resistors in parallel. It doesn't apply for more than that. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पर भी किरचॉफ्स लॉज यूज़ करने हैं. अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि पैरेलल सर्किट का रूल क्या होता है. व्हाट स्टेज द सेम? ई सेम रहता है. तो मैं कहता हूँ कि जो वोल्टेज है वो सबके अक्रॉस इतना ही आता है. राइट. अच्छा, in saying this, what have I used? I've basically used KVL.
ओ लेवल्स में तो आप कहते थे कि अच्छा यार ये ऐसे कनेक्ट है तो बस इन सब के अक्रॉस सेम वोल्टेज है। अगर KVL की थोड़ी ऐसे बिग बॉय तरीके से बात करें तो वो क्या होगा कि भाई अगर आप सर्किट में एक लूप देखें तो आपको पता है कि ये EMF है, ये वोल्टेज ड्रॉप है, तो जितना EMF यहाँ है वो सारा यहाँ आ रहा होगा। एक और लूप सिलेक्ट करूँ R2 वाला, तो ये वाला फिर R2 का क्रॉस आ रहा है। फिर ये वाला सिलेक्ट करूँ तो ये वाला आपका EMF R3 का क्रॉस आ रहा है, तो सबके अक्रॉस ही वोल्टेज सेम है। सो E इक्वल्स V1 इक्वल्स V2 इक्वल्स V3। सही है, तो मैंने क्या यूज़ किया, मैंने बेसिकली KVL यूज़ किया। अच्छा, KCL कैसे यूज़ करूँगा यहाँ पर? अगर ये बैटरी, अगर ये सेल करंट सप्लाई कर रहा है I और ये है I1 और ये है I2 और ये है I3, हाउ कैन आई यूज KCL टू गेट एन इक्वेशन फ्रॉम हियर? सम ऑफ करंट्स एंटरिंग इक्वल सम ऑफ करंट्स लीविंग। क्या इक्वेशन बन जाएगी? ये पूरे को मैं अपना जंक्शन ट्रीट कर सकता हूं, या फर्ज करें यहां लेबल कर दें। सही है। सो कौन सा इस जंक्शन में करंट क्या आ रहा है? I। जा क्या रहा है? I1 I2 I3। सबकी KCL की इक्वेशन क्या बन गई? I इक्वल्स I1 प्लस I2 प्लस I3। सही है, ये आपकी आ गई KCL वाली इक्वेशन। ठीक है। सो अब यहां से जिन इक्वेशन में ये प्लस वगैरह कुछ है, बेसिकली मैं इससे ही काम करता हूं ना। आगे ये वाली चीज़ को तो यहाँ प्लग इन करता हूँ एंड बेसिकली कुछ कैंसिलेशन होती है अलजेब्रा की वजह से। तो चले मैं इसके साथ स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, अगेन सो वी नो V इक्वल्स टू आई आर। सो अभी हमने यूज़ भी किया I इक्वल्स V ओवर R। सही है। अच्छा, अब V जो है इस केस में वो तो सबके अक्रॉस ही सेम है। अब आप इसको E लिख लें या V1 लिख लें या V2 लिख लें या V3 लिख लें, वो आपकी मर्जी है। फर्स्ट करें मैं E लिख लेता हूं। सो सिंस करंट इक्वल्स वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, अगेन समझें कि यहां मैं क्या करना चाह रहा हूं। मैं इन तीनों की जगह बस एक रेजिस्टर चाह रहा हूं जिसका कॉम्बिनेशन हो RT, वैल्यू हो RT और उसके अक्रॉस सारा वोल्टेज आ रहा हो E का। सही है। और उसके करंट भी I होगा। फिर तो I की जगह फिर मैं क्या लिख सकता हूं? आई कैन राइट दिस इज इक्वल टू E ओवर RT। I1 की जगह क्या लिखूं? I1 के अक्रॉस भी वोल्टेज E आ रहा है, लेकिन उसका रेजिस्टेंस कितना है? R1। इसके अक्रॉस E ओवर R2, इसके अक्रॉस E ओवर R3। व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट? E कॉमन 1 ओवर RT, राइट हैंड साइड से E कॉमन 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3। अब क्या होगा? E cancel, and what do you get? The trusty expression you either love or hate from O levels, 1 over RT equals 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3। मैंने इतने टर्म्स क्यों लिखे? क्योंकि तीन ही रजिस्टर थे, और होते तो इसी तरीके से ऐड हो जाते। ये आपके पैरेलल रेजिस्टेंसेस का डेरिवेशन। यहां तक कोई सवाल बच्चों? रमशा बेटा, आपको समझ आ रहा है? कैन वी गो ऑन गाइस? अच्छा, अब इसकी भी एग्जैक्टली वैसे ही बात करते हैं जैसे सीरीज रेजिस्टेंस की बात की थी। अच्छा, ऑल्सो काइंड ऑफ अ डिस्क्लेमर, बिकॉज व्हेन यू सी मी डूइंग कैलकुलेशन, हो सकता है आप में से कुछ को थोड़ा सा अनफेमिलियरिटी फील हो। आई पर्सनली डोंट लाइक फ्रैक्शंस अ लॉट। ओ लेवल AS फिजिक्स में भी याद रखें कि जहाँ पे कहीं पर भी बल्कि अपना आंसर फ्रैक्शनल फॉर्म में ना छोड़िएगा, हमेशा डेसिमल्स में करके 2-3 SF के हिसाब से छोड़िएगा अकॉर्डिंग टू व्हाट्स गिवन इन द क्वेश्चन। हाउ आई राइट दिस फॉर्मूला इज लाइक दिस। मैं ऐसे लिखता हूं कि RT इज R1 इनवर्स प्लस R2 इनवर्स प्लस R3 इनवर्स और इस पूरे का इनवर्स। सही है। ऐसे मैं क्यों लिखता हूं? देखें, फ्रैक्शन नहीं आ रहा है।
R1 को लिखा R1 इनवर्स, 1/R2 को लिखा R2 इनवर्स, 1/R3 को लिखा R3 इनवर्स, लेकिन ये 1/RT के बराबर है ना, तो एंड में इस पूरे को रेसिप्रोकल करने के लिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा के इस पूरे को इन्वर्स कर दिया। ठीक है, अच्छा अब इनकी हम ज़रा कुछ बातें करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू गेट पैरेलल रेजिस्टेंसेस। तो मैं कहूँगा इन पैरेलल total resistance is the sum of, थोड़ी सी आपको यहाँ पे अपनी अंग्रेज़ी इस्तेमाल करनी पड़ेगी इस स्टेटमेंट को समझने के लिए, is the sum of reciprocal resistances reciprocaled। मतलब पहले रेसिप्रोकल करके सबको ऐड किया और फिर जो सम आया उसको भी एंड में एक और बार रेसिप्रोकल कर दिया। अच्छा, नाउ दिस इज समथिंग दैट अ लॉट ऑफ पीपल फेल टू अंडरस्टैंड विद पैरेलल रेजिस्टेंसेस। देखें, आप हर अपना सीरीज सर्किट का पॉइंट अभी जो आपने लिखा है उसको देखें और उसके साथ इसको कंपेयर करिएगा, सो यू विल सी अ लॉट ऑफ पैरेलल्स। ठीक है, कि मतलब क्या चीज़ें मैंने किस तरीके से पॉइंट्स लिखे हैं। अच्छा, सीरीज रेजिस्टेंस में मैंने एक बात लिखी थी कि इन सीरीज रेजिस्टेंस द वैल्यू ऑफ द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस से ज़्यादा टोटल रेजिस्टेंस होता है। सो टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज इज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। पैरेलल में उल्टा होता है। एग्जैक्टली इनवर्ट दैट स्टेटमेंट। इन पैरेलल टोटल रेजिस्टेंस इज लेस than the smallest resistance। मतलब जो सबसे छोटा रेजिस्टर होता है आपका टोटल रेजिस्टेंस उससे भी कम होता है। सही है, दैट्स हाउ दिस फॉर्मूला वर्क्स। ठीक है, इसकी मैथ में नहीं जाता ऐसा क्यों होता है, लेकिन होता है। अच्छा, मैं अगर यहां पे आपको 3 रेजिस्टर्स की वैल्यू दूं, वही 3, R1 को मैंने कहा 1, R2 को कहा 10, R3 को कहा 100। अब मुझे बताएं कि अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो मैंने लिखा 1 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स प्लस 100 इनवर्स। पहले इन सबको ऐड करें और इस पूरे का इन्वर्स करें, तो मुझे बताएं इसका जवाब कितना आता है। सो कैलकुलेटर में प्लग इन करें, 1 इनवर्स प्लस 10 इनवर्स प्लस 100 इनवर्स का इनवर्स। .91 या तो आ गया सबसे छोटे 1 ओम से छोटा। दैट्स जस्ट हाउ दिस वर्क्स। सो टोटल रेजिस्टेंस सबसे छोटे रेजिस्टर से भी छोटा आता है पैरेलल में। अच्छा, उसी से मिलती जुलती बात, हमने ये कहा था कि भाई अगर आपके पास कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट हो, रेजिस्टर्स कनेक्ट हो, सीरीज में कोई रेजिस्टेंस लगाऊं तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसी तरीके से इफ अ रेजिस्टर is added in parallel to a circuit, मतलब उसमें अगर और रेजिस्टर्स पहले से लगे हुए हों तब भी टोटल रेजिस्टेंस कम होता है, सो इट डिक्रीजेस। सही है, और ये आपकी मर्जी है। अभी जैसा अगर हमने ये 1, 10 और 100 के साथ किया था ना, अब आप चाहें जितना भी बड़ा रजिस्टर ले आएं, फर्ज करें आप 1000 ले आते हैं और उसमें 1000 इन्वर्स हो जाएगा और फिर आपका इन्वर्स पूरा यहाँ पर आएगा, तो आप देखेंगे आपका टोटल रेजिस्टेंस 0.9 से भी कम आएगा। अगेन दैट्स जस्ट हाउ द फॉर्मूला वर्क्स। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आइडेंटिकल रेजिस्टर्स की अगर बात करें, आइडेंटिकल रेजिस्टर्स में फिर मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि यार अगर सब R हों, राइट, सो लेट्स से देयर आर n identical resistors of resistance R,
इन पैरेलल। so ये सारे एक ही जैसे हैं तो सबका ही रेजिस्टेंस अपर केस R है। तो क्या करता मैं यहाँ पर, तो यहाँ पे ये R1 R2 R3 नहीं होता, 1/R plus 1/R plus 1/R would happen a total of n times। so basically ये हो जाएगा n/R के बराबर, लेकिन ये तो टोटल 1/टोटल रेजिस्टेंस है। तो टोटल रेजिस्टेंस के लिए इस फ्रैक्शन को फिर फ्लिप करूंगा तो क्या हो जाएगा, R/n। सही है। सीरीज में आपका जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होता था वो नंबर ऑफ रेजिस्टर से मल्टीप्लाई होता था, पैरेलल में डिवाइड हो रहा है। अगेन उसूलन इसमें से भी कोई बात रियली इट्स नॉट न्यू टू यू, ओ लेवल्स में जो ना पढ़ी हो, अगर अच्छे से पढ़ा हो, बिकॉज आई टीच एवरीथिंग अपार्ट फ्रॉम द डेरिवेशन दैट वी जस्ट डिड इन ओ लेवल्स एज वेल। तो ये सारी तो पुरानी बातें ही हैं। इसमें कोई इशू बच्चों? कैन वी गो ऑन? ऑलराइट। अच्छा, जैसे हमने सीरीज सर्किट वाली एग्जांपल की थी, मैं वैसे ही पैरेलल सर्किट की एग्जांपल कराता हूं। सेम रेजिस्टर, सेम सप्लाई, जस्ट कनेक्टेड डिफरेंटली। चलें, हाउ अबाउट द फर्स्ट पार्ट, वेरी इजी। अच्छा, ऊपर मैं सिर्फ एक चीज़ ऐसी लिखना भूल गया, जो रेजिस्टर्स इन पैरेलल में ख़ास है। सो ओनली फॉर 2 रेजिस्टर्स इन पैरेलल, सिर्फ इस केस में यूज़ होगा। कर सकते हैं। आई पर्सनली डोंट हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर दिस फॉर्मूला कि टोटल रेजिस्टेंस इज प्रोडक्ट ओवर सम। So ये प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंसेस डिवाइड बाय सम ऑफ रेजिस्टेंसेस। द रीज़न आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ लव फॉर दिस फॉर्मूला इज लोग इसको गलत तरीके से 2 से ज़्यादा रेजिस्टर्स में भी इस्तेमाल करते हैं और वो ठीक नहीं होता। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ द फॉर्मूला वर्क्स इट्स नॉट राइट। चलें, हम इसकी बात कर रहे थे, तो मुझे बताएं इसका पार्ट ए का जवाब क्या आता है। टोटल रेजिस्टेंस RT, so how I would write this is 100 inverse plus 200 inverse plus 300 inverse और इस पूरे का inverse। तो ये बताएं कितना आता है। जस्ट टू मेक इट ईजियर फॉर यू, आपको पता होना चाहिए कि आपके कैलकुलेटर में एक ऑलरेडी इन्वर्स बटन होता है, राइट। सो इट्स गोइंग टू सेव सम टाइम। ये नहीं कि आप पावर में जाके हर बार -1 टाइप कर रहे हैं। तो इन न्यूअर कैलकुलेटर्स इज ऑलरेडी ए इन्वर्स बटन, बिल्कुल। सो 54.5 to 3 SF आ रहा है। अच्छा, पार्ट बी, करंट थ्रू द सेल, करंट सप्लाइड बाय द सेल। तो ये कैसे होगा? आपने बेसिकली क्या कर दिया, इन तीनों को यू हैव बॉइल्ड इट डाउन। ये तो हट गया, ये भी हट गया। बेसिकली एक रजिस्टर है 54.54 वाला, इसका क्रॉस 12 वोल्ट आ रहा है, तो आपने निकालना है करंट। सो I इक्वल्स V over RT, which is 12 over the answer from the previous part। ठीक है, सो 12 ओवर ये करें, अगर एग्जैक्ट वैल्यू यूज़ करते हैं आप कैलकुलेटर की,
तो जवाब भी एग्जैक्ट आएगा 0.22 एम्पियर्स। ठीक है, चलें अब पार्ट सी आप लोग मुझे बताएं कैसे करेंगे। करंट थ्रू ईच रेजिस्टर, हर रेजिस्टर को देखें, सोचें आप कैसे सर्किट से डील कर रहे हैं तो इसमें क्या सेम होगा। वोल्टेज सेम होगा सबके अक्रॉस 12 आ रहा होगा, तो आप सबके थ्रू का करंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। आई 100 निकालता हूँ, सो वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस, वोल्टेज इज़ 12, रेजिस्टेंस इज़ 100, सो आपका करंट आता है 0.12 एम्पियर्स। आई 200 V over R, which is 12 over 200, तो ये आ रहा होगा 0.06 एम्पियर। कैन आई डू आई 300 विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला? कोई तरीक़ेकार है? कितना आना चाहिए, क्या ख्याल है? अगेन दिस इज ओ लेवल्स आई एम रिवाइजिंग राइट नाउ। हाँ जी, सो वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट इज़ दिस कि भाई ये जो करंट आपके वोल्टेज आपके सेल ने सप्लाई किया, दिस वाज हाउ मच 0.22, उसमें से 0.12 यहाँ जा रहा है, 0.06 यहाँ जा रहा है, तो ये दोनों मिला के हो गए 0.18, तो बचा 0.04 यहाँ जा रहा होगा, राइट? दैट्स वन वे टू थिंक अबाउट इट। व्हाट्स द अदर वे? The other way is also just to look at proportions. ये बात हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के एंड के करीब की थी। हमने ये कहा था कि भाई बेसिकली अगर आपका रेजिस्टेंस बड़ा है तो उसमें करंट कम होगा, राइट? सो अगर मैं 100 से 3 की तरफ जाऊं, अगर रेजिस्टेंस 3 टाइम्स होगा तो करंट 1/3 हो जाएगा। सो 0.04 इज एग्जैक्टली 1/3 ऑफ दिस। सही, आपको ये सारे कनेक्शंस आने चाहिए कि भाई किस तरीके से हम क्या बातें कर रहे हैं। अच्छा, वापस से ऑब्वियसली इफ आई ऐड ऑल ऑफ दीज आई शुड बी गेटिंग व्हाट 0.22 एम्पियर्स विच इज द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। ठीक है, चले पार्ट डी, पावर सप्लाइड बाय द सेल। कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? सेल की बात हो रही है, वी आई, राइट? सो वी कितना है 12 और आपका करंट कितना है 0.22, सो हाउ मच इज दिस 12 टाइम्स 0.22 2.64 वॉट्स। तो आप यहां अगर देखें इस पार्ट को जरा पिछले वाले से भी कंपेयर करें। पिछले वाले में आपका पावर सप्लाइड बाय द सेल कितना आ रहा था 0.24, यहां कितना आ रहा है 2.64, अच्छा खासा ज्यादा आ रहा है। तो ऐसा क्यों है, क्या वजह है? Why is the power more in this part? सेल यहाँ पे ज़्यादा पावर क्यों सप्लाई कर रहा है? अगर कोई समझा सके। ऐसे सवाल एग्जामिनर रीजनिंग में पूछता है, तो 3-3 मार्क के डीसी सर्किट के एंड में सवाल आते हैं।
गुड। टोटल रेजिस्टेंस लेस हुआ, जिसकी वजह से टोटल करंट बढ़ गया, जिसकी वजह से फॉर द सेम वोल्टेज द बैटरी नाउ सप्लाइज अ ग्रेटर करंट, तो पावर भी बढ़ गया। सही। तो शायन बेटा ऐसे पूरा अगर आपको जैसे वो 3 मार्क का अगर सवाल होगा, दिस इज हाउ यू वुड फ्रेज इट। हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे सवाल किए थे। पार्ट ई, पावर डिसिपेटेड थ्रू द 100 ओम। अगेन मेरी मर्जी, जो भी फॉर्मूला चाहूँ मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगेन फॉर द सेक ऑफ डाइवर्सिटी लेट्स से आई स्क्वायर आर, राइट। तो क्या मुझे पता है कि 100 के थ्रू क्या करंट जा रहा है? यस, मैंने अभी निकाला, ये 0.12 जो लिखा हुआ है, राइट। सो 0.12 स्क्वायर, इसने किसके थ्रू पूछा था? 100 के थ्रू पूछा था, राइट, इनटू 100। तो ये बताएं कितना आता है? 0.12 square into 100, it's going to be 1.44 watt, राइट। अगेन यहां पर भी वही बातें हैं कि ये जो मैंने निकाला है पावर ऑफ 100 निकाला है, मैं 200 का निकालूं, 300 का निकालूं, सारी पावर्स को ऐड करूं तो पावर सप्लाइड बाय सेल वापस से आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और बार आपसे कंपैरिजन करवाता हूँ। इस केस में पावर डिलीवर्ड टू द 100 1.44 आ रहा है। पिछले केस में पावर डिलीवर्ड टू द 100 कितना आ रहा था? 0.04। तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक 1.44 है, दूसरा 0.04 है। तभी तो आप लोग ओ लेवल्स में कहते थे कि इफ़ यू वांट योर बल्ब टू शाइन ब्राइटर इट मस्ट बी कनेक्टेड इन पैरेलल। क्योंकि जब आप पैरेलल में लगाते हैं तो क्या होता है? टोटल रेजिस्टेंस कम, करंट ज़्यादा, सो फॉर द सेम रेजिस्टेंस नाउ अ ग्रेटर पावर इज डिलीवर्ड, राइट। तो ये सारी चीज़ें ज़रा जहन में रखें कि मेरी वैल्यूज़ अगर ऐसी आ रही हैं तो ऐसी क्यों आ रही हैं। पार्ट एफ, एनर्जी डिसिपेटेड थ्रू द 200 ओम इन 0.5 मिनट्स। अगेन मेरी मर्जी, जो भी यूज़ करना चाहूँ। ई 200, तो मैं लेट से वी आई ही यूज़ करता हूँ, कीपिंग थिंग्स सिंपल। सो 200 के अक्रॉस वोल्टेज, क्योंकि ये पैरेलल में है तो 12 ही आ रहा है। अच्छा, 200 के थ्रू करंट ये दिया हुआ 0.06, और टाइम मेरे ख्याल से यहाँ पर भी 30 सेकेंड्स ही है, राइट। या 0.5 मिनट्स, सो 30। So 12 into 0.06 into 30 which is 21.6 joules। सही। पिछले पार्ट से कंपेयर करें, अगेन यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा क्यों डिलीवर हो रहा है? क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कम था तो करंट ज़्यादा फ्लो कर रहा है, सो एनर्जी भी ज़्यादा डिसिपेट हो रहा है। सही। तो ये हमने दो बहुत ही तगड़ी किस्म की एग्जाम्पल की कि जितने पॉसिबल सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है रिलेटेड टू दिस सर्किट वो हमने कर लिए हैं। सही है। सो दिस इज काइंड ऑफ लाइक ओ लेवल्स प्राइमर। तो आपका ओ लेवल्स के जो आइडियाज़ थे वो जल्दी से रिवाइज हो गए। इन पार्ट्स में कोई इशू बच्चों? नो? आगे चलें। चलें। अच्छा, अब हम ज़रा चलते हैं। अगेन ये बातें तो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी होंगी, अभी आपको एग्जाम्पल से भी नज़र आ गई कि कंपोनेंट को सीरीज़ में कनेक्ट करना चाहिए या पैरेलल में। तो एवरीथिंग पॉइंट्स टूवर्ड्स इट बीइंग कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर एक टूटता है तो सीरीज़ में सब रुक जाएगा, लेकिन पैरेलल में चलता रहेगा। स्विचिंग अप्लायंसेस कैन बी स्विच्ड इंडिपेंडेंटली इन सीरीज़। जैसे आपके पास अगर घर में रूम में पंखा है, लाइट है, एक्सटेंशन वायर है, सबके स्विचेस अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि सबको अलग अलग से स्विच कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर एक्सटेंशन वायर चलाना है तो लाइट खोलना लाजिम है। सो दैट्स वाई इट्स कनेक्टेड इन पैरेलल। रेजिस्टेंस और पावर वाली बात अभी आपको नज़र आ गई कि पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस कम होता है तो करंट ज़्यादा होता है। सो आई कैन से अक्रॉस द सेम रेजिस्टर्स, और ये जहन में रखें क्या फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो विद P इक्वल्स आई स्क्वायर आर आपके पास ज़्यादा पावर प्रोवाइड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और बात ज़रा मैं करता हूँ यहाँ पर। लेट्स टॉक अबाउट दिस। इसके बारे में आप लोग ज़रा इसको विजुअलाइज करें, सोचें, फिर मैं बताता हूँ। Find the different arrangements and their total resistances that can be created using 315 ohm resistors। तो हमने सारे सीरीज कर लिए, सब पैरेलल कर लिया।
अब हम इनके कॉम्बिनेशन की तरफ आ रहे हैं। तो सवाल ये पूछ रहा है कि भाई 3 15 ओम के रजिस्टर हैं, इनके क्या क्या पॉसिबल डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और उनकी रेजिस्टेंसेस क्या क्या हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू थिंक अबाउट नाउ। हाँ जी, व्हाट अबाउट दिस वन। अच्छा मुझे ये पहले बताएं कितने कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। हाउ मेनी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कैन यू थिंक ऑफ। द easiest ones are all in series, all in parallel। सही, तो ये तो दो एक्सट्रीम्स हो गए। जाहिर है ऑल इन सीरीज में मैक्स रेजिस्टेंस होगा, ऑल इन पैरेलल में मिन रेजिस्टेंस होगा। और क्या क्या हो सकता है। दो सीरीज में हो और उनका कॉम्बिनेशन तीसरे वाले के साथ पैरेलल में हो, या तो फिर और क्या है, दो पैरेलल में हो उनका कॉम्बिनेशन सीरीज में हो। सो लाइक दिस, राइट। तो देखें आर टी ईजी वाला सीरीज में 15 टाइम्स 3, जैसा अभी हमने किया आइडेंटिकल रेजिस्टर्स का, तो 45। आइडेंटिकल रेजिस्टर्स इन पैरेलल तो 15 डिवाइड बाई 3 विच इज़ 5। इसकी अगर बात करूं तो ये देखें, इनफैक्ट मैं एक काम करता हूं, इन्हें आगे पीछे कर लेता हूं और इसको ऊपर कर लेता हूं। इसमें क्या है कि आपके पास दो पैरेलल में हो और उनका कॉम्बिनेशन सीरीज में हो, तो 15 डिवाइड बाई 2 इसका आ गया रेजिस्टेंस, और फिर वो 15 के साथ सीरीज में है तो इन्हें आपस में ऐड कर दिया, सो दैट्स 22.5। और क्या पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों को आपस में सीरीज में कर दूं, तो 15 टाइम्स 2 विच इज़ 30, और 30 का रेजिस्टर इसके साथ पैरेलल में हो तो 30 इनवर्स प्लस 15 इनवर्स का इनवर्स टर्न्स आउट टू बी 10। ये क्लियर है बच्चों आप लोग को। ऑल राइट, चल। अच्छा, वोल्टेज डिवाइडर रूल क्या होता है ये भी मैं ज़रा दिखा दूं। सो वोल्टेज डिवाइडर रूल इज़ बेसिकली दिस आइडिया कि इन सीरीज सर्किट्स आपका वोल्टेज स्प्लिट होता है। आपको जिसके अक्रॉस भी वोल्टेज चाहिए उसका रेजिस्टेंस न्यूमरेटर में रखें। फ़र्ज़ करें मुझे V1 चाहिए था विच इज़ द रेजिस्टेंस अक्रॉस R1, तो मैंने R1 को न्यूमरेटर में रखा, R1 प्लस R2 को जो टोटल सीरीज रेजिस्टेंस है इसको डिनोमिनेटर में रखा और उसको E से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस बेसिकली हैपन्स बिकॉज ऑफ द यूनिटरी मेथड। अगर इसी तरीके से V2 का एक्सप्रेशन बनाना हो तो बस न्यूमरेटर चेंज होगा विच इज़ R2, टोटल सीरीज रेजिस्टेंस इज द सेम, एंड मल्टीप्लाई दिस बाय E। The nice thing about this formula is that it can also be extended to more than 2 resistors। तो अगर एक तीसरा रेजिस्टर भी है R3
तो अगर मैं V1 V2 की बात करूं तो बस यहाँ पे R3 का एडिशन होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा. सो इट कैन ऑल्सो वर्क लाइक दैट. ठीक है. सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स. अच्छा, ये स्टेप्स जो हम लोग अभी तक वैसे भी यूज़ करते आए हैं टू सॉल्विंग सर्किट्स, सारे रजिस्टर्स को एक बनाएं, सारे सेल्स को एक बनाएं अगर मल्टीपल सेल्स हैं, और फिर V इक्वल्स आई आर के ज़रिए आप डिफरेंट पार्ट्स करते जाएं. ठीक है. अच्छा, सो दिस इज़ बेसिकली वे आई विल पॉज. नेक्स्ट टाइम हम लोग जहाँ से स्टार्ट करेंगे इज़ अ सब टॉपिक नोन एज वियर्डली ड्रॉन सर्किट्स. ये MCQs में काफ़ी आता है, तो अगली बार हम लोग इंशाल्लाह इससे बात स्टार्ट करेंगे. ठीक है जी. चलो, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़.